हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लास्ट लेक्चर पे हैं और जो लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, जो फैराडे लॉ हमने पहले पढ़ा है, फैराडे लॉ उसका एक एप्लीकेशन भी पढ़ा था एसी जनरेटर, उसका जो दूसरा एप्लीकेशन आपके कोर्स में है वो है ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर होता क्या है, जैसे भी हमने पढ़ा जो इसके पहले वाले चैप्टर में, जैसे हमने देखा था पहले वाले चैप्टर में क्या था कि अगर बाहर से कोई भी करंट बन रहा है, बन के आ रहा है हमारे पास, कोई जिस जगह पे बन रहा है वहाँ से अगर हमारे पास आ रहा है तो वहाँ पे स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने देखा था। अब इधर जो ट्रांसफार्मर के बारे में हम वहाँ पे पढ़े थे, जो वोल्टेज को बढ़ा रहा था घटा रहा था, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जनरली आप जानते हो जो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ये ईएमएफ ऑफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या फिर जो ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड या जो वैल्यू होता है, जैसे 330 किलो वोल्ट टू लेके 200 वोल्ट, वो जो घटाना बढ़ाना करता है ट्रांसफार्मर का काम वही है। आइदर वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। अब ये ना बस ईएमएफ को चेंज करता है या फिर ईएमएफ को बढ़ाता है और घटाता है, लेकिन उसमें हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो एसी करंट एसी का जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता था, देखिए बात को समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता था, अगर फोर्स लगता था, ठीक है, फोर्स लगता था और फोर्स मतलब वेलोसिटी, अगर मैग्नेट का वेलोसिटी होता था और एक कॉयल होता था तो उसमें करंट जनरेट होता था, ईएमएफ होता था। और हमने पढ़ा था फैराडे में क्या हुआ था, फैराडे लॉ में जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ते जाएगा उसके अंदर, उतना ही वो करंट बनाता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में समझने जाएं, हालांकि आपके कोर्स में तो नहीं है, बुक में नहीं है, लेकिन अगर समझने जाएं क्या होता है, जनरली दो कॉइल्स होते हैं, ठीक है, दो कॉइल्स होते हैं, एक ये और एक ये। अब ये मान लो आपका प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल क्या होता है और सेकेंडरी कॉइल क्या होता है वो थोड़ा समझेंगे। सेकेंडरी कॉइल, ट्रांसफार्मर में दो तरीके का कॉइल पाया जाता है, दो एंड में दो कॉइल से जोड़ा जाता है। दो कॉइल में क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम करंट सप्लाई करते हैं, इसलिए हम इसे प्राइमरी कॉइल, मान लीजिए मुझे 300 वोल्ट का या फिर 500 वोल्ट का ईएमएफ है मेरे पास, मुझे उसे घटाना है, तो मैं क्या करूँगा, वो जो 500 वोल्ट का टर्मिनल है इधर मैं उसे लगा दूंगा, ठीक है। एसी को ऐसे डिनोट किया जाता है, मान लीजिए 500 वोल्ट इधर मैंने दिया। अब इधर जब करंट मैंने दिया तो क्या होगा, इसमें जब करंट दिया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि जो लॉरेंस फोर्स था, लॉरेंस फोर्स में हमने क्या पढ़ा था, अगर हम एक करंट कंडक्टर में करंट दौड़ाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये हमने पढ़ा था। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा इसमें से, वो इसके पास जाएगा ऐसे घूम के, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसी के थ्रू जाएगा। अब यहाँ पे ये कॉइल है, इस पे कुछ कनेक्टेड नहीं है, ये कॉइल है। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो इसमें जाके लिंक होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर जा रहा है मतलब फ्लक्स उसके थ्रू पास कर रहा है। अब अगर इसके थ्रू फ्लक्स पास कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यहाँ पे हमें जो डिजायर्ड है वो हम ईएमएफ निकाले और लोड पे लगा दिए जिसको चलाना था। तो ट्रांसफार्मर का काम इस बेसिस पे चलता है, इसे बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला जाता है। इसको जो इंडक्शन होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। तो इस टाइप ऑफ इंडक्टेंस के वजह से ये ट्रांसफार्मर काम करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं मान लो डीसी करंट लाके इसमें दे दूँ विदाउट एक्सेप्ट एसी के बदले में अगर डीसी करंट लाके दे दूँ तो क्या ये ट्रांसफार्मर काम करेगा? तो आंसर है नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब अगर मैं इस पे डीसी देता हूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है,
ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस तो होगा ही होगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से कांस्टेंट फ्लो होता होगा। इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट फ्लो करेगा क्योंकि वो तो डायरेक्ट करंट है। लेकिन एसी करंट में जब हम फ्लक्स देते थे तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, इसलिए डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा डीसी सप्लाई करने पे, तो इस पे करंट नहीं बनेगा। क्योंकि करंट बनने के लिए हमें हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए कि कोई भी एक चीज मूव कर रहा हो, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स मूव कर रहा हो, या फिर जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज अगर इसमें ना हो, अगर चेंज ही ना हो मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो ये तो बनेगा ही नहीं। इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डीसी करंट का यूज करेंगे तो हम करंट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बना के लिख दिए हैं जो कि आप लिख सकते हो। अब इधर हम अगर देखेंगे जो डायग्राम है, जो बुक में आपको डायग्राम है, ये बनता है, ये एक्चुअल ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर बनता किससे है? ट्रांसफार्मर ना क्या बोलते हैं, लैमिनेटेड आयरन कोर, मतलब बहुत पतले 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 इन द सेंस कागज जितना पतला होता है ना, उतने पतले पतले आयरन को स्ट्रिप्स में काटा जाता है, कुछ इस प्रकार से। एक इस प्रकार का होगा और एक दूसरा वाला जो स्ट्रिप होगा वो भी इसी प्रकार का होगा, और लेकिन इसको जोड़ा कैसे जाएगा? ऐसे। अब इसमें क्या हुआ, एक हमें कोर मिल गया, कोर मिल गया जो कि ऐसे होगा। अब इधर हम वायर्स को लपेटते हैं। प्राइमरी कॉइल क्या होता है? जिसके थ्रू हम करंट देते हैं, और सेकेंडरी कॉइल क्या होता है? जिसके थ्रू हम करंट लेते हैं। जितना डिजायर करंट चाहिए या डिजायर्ड ईएमएफ चाहिए वो हम उधर से सेकेंडरी कॉइल से लेते हैं। तो जो ये आयरन कोर ऐसा पतला शीट क्यों बनता है, और उसे लैमिनेट भी किया जाता है बाय वार्निश, या फिर इंसुलेशन भी हम बोल सकते हैं, इंसुलेट भी किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर इसको हम लैमिनेट ना करें या फिर प्रॉपर कोर हो जाए ना, प्रॉपर अगर लोहे का हम ले आए सॉलिड ब्लॉक और ऐसे सीट्स में ना करके लोहे ब्लॉक में बना ले, तो क्या होगा, उसमें हीट लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, हीट लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हम आयरन इसका इस्तेमाल करते हैं क्या कॉइल्स का, स्ट्रिप्स का, लैमिनेटेड आयरन कोर का, तो उसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें लॉसेस नहीं होता, इसमें भी लॉसेस होता है, लेकिन एज कंपेयर टू जो सॉलिड आयरन होगा उसके कंपैरिजन में इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। तो ये था आपका ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, कैसे वो बना है, उसमें कौन से तार होते हैं। अब इधर मान लो इधर भी तार वाइंड अप है, इधर भी वाइंड अप है। अब इधर जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? एनपी। ठीक है, और इधर जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको बोला जाता है एनएस। और अगर मैं एनपी बाय एनएस एनएस बाय एनपी करता हूँ, ठीक है, एनएस बाय एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो हमें ये क्या मिलता है? ये हमें टर्न रेशियो मिलता है। ठीक है, टर्न रेशियो। अब इसकी ज़रूरत कहाँ होगी? अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब इसमें से ईएमएफ दिया गया तो इसमें से ईएमएफ निकला, ये तो आप समझ में आया। और कैसे बनता है आप यहाँ पे समझे होंगे। अब यहाँ पे हमारा टर्न रेशियो कितना है? NS अपॉन NP। तो ईएमएफ कितना होगा? तो ईएमएफ निकालने के लिए ईएमएफ अक्रॉस द ट्रांसफार्मर हमारा कितना होता है? मान लीजिए जो प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ आया वो मान लीजिए ईपी, और जो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ आया वो मान लीजिए ईएस। तो अगर हम ईएमएफ की कैलकुलेट करेंगे तो ईएस अपॉन ईपी ट्रांसफार्मर के लिए आपका हो जाता है NS अपॉन NP के बराबर, जो कि है आपका टर्न रेशियो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? अगर ईएमएफ निकालने के लिए दिया हो तो NS अपॉन NP आप कर सकते हो, तो ES अपॉन EP या फिर ईएमएफ का रेशियो आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिला? ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP, जो कि है आपका टर्न रेशियो। अब हमें पता है क्या होगा, पावर, जितना पावर यहाँ पे दिया जा रहा है उतना पावर यहाँ पे मिलेगा। मतलब पावर इन सेकेंडरी कॉइल should be equal to
पावर इन, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं PS शुड बी इक्वल टू PP मतलब पावर इन प्राइमरी कॉइल। अब अगर ये हमारा पावर का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू W इक्वल टू पावर इक्वल टू P इक्वल टू EMF इंटू करेंट, EI हाँ, तो ES इंटू IS इक्वल टू EP इंटू IP। अब अगर इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, ES अपॉन ES अपॉन EP हमारा बन जाएगा अपॉन EP विल बी IP अपॉन IP अपॉन IS। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं IP अपॉन IS। तो हमें जो फॉर्मूला मिला फॉर ट्रांसफार्मर वो क्या है, IP अपॉन IS इक्वल टू ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू टर्न रेशियो। तो इसके रिगार्डिंग आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये तो था आपका ट्रांसफार्मर, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या होता है, हमने वो समझा। अभी हम समझेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो जनरली दो तरीके पे डिवाइड होते हैं, जो कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो उसको हम थोड़ा समझेंगे। तो बच्चों अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जनरली दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे ही नाम से हमें पता चल रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होगा, अप मतलब बढ़ाना। तो स्टेप अप क्या करता है, लो EMF से हाई EMF बढ़ाता है, और जो स्टेप डाउन है, डाउन मतलब कम करना, तो डाउन क्या होता है, हाई से लो करता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो EMF से हाई EMF कन्वर्ट करता है, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो हाई EMF टू लो EMF कन्वर्ट करता है। अब अगर हम थोड़ा गौर डालें किस पे, हमारा जो टर्न रेशियो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा उसमें क्या था, NS अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS, ये हमने पढ़ा था। अब स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप अप में हम लो से हाई जाते हैं, ठीक है, लो से हाई जाते हैं। तो लो से हाई जाते हैं मतलब जो सेकेंडरी कॉइल में जो EMF होगा वो ज़्यादा होगा, सेकेंडरी में हमें जो चाहिए वो मिलता है ना। अगर इसको हम उसको उल्टा करके लिखें, लो EMF से हाई EMF जाते हैं। अगर मैं बोलूँ EP का कम है, मतलब प्राइमरी में हम जो दे रहे हैं वो कम है और जो मिल रहा है वो ज़्यादा है, या फिर उसको ऐसे बोलूँ ES हमारा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू EP, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे समझ में आ रहा है आप उसको वैसे समझिए। तो ES यहाँ पे ग्रेटर होता है EP के साथ, और NS हमारा ग्रेटर है NP के साथ। यहाँ पे अगर हम नज़र डालें, NS ES के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, NP EP के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन NS IS के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे बच्चे आप गलती करते हैं, जनरली बच्चे गलती होता है, तो इसको हम समझेंगे। यहाँ पे अगर ES ज़्यादा है, NS ज़्यादा है, वहाँ पे IS करंट इन सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, कम होगा। ES NS अगर ज़्यादा है तो IS ज़्यादा होगा, मतलब करंट कम होगा, सॉरी। ES NS अगर ज़्यादा है तो करंट हमारा कम होगा। और यहाँ पे स्टेप डाउन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता था, ES ज़्यादा होता था, EP कम होता था, लेकिन यहाँ पे स्टेप डाउन में ES कम होता है और EP ज़्यादा होता है। वैसे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल भी कम होता है, और लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जो करंट है, करंट इन सेकेंडरी कॉइल वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू IP। तो इसको इस टेबल फॉर्म में लिख लेना ताकि कुछ गलती ना हो। बुक्स में तो थोड़ा लेंदी करके दिया हुआ है, इसे मैंने इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जब आप पढ़ते हो। अब यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में जो वायर हम यूज़ करते हैं ना, मतलब वायर जो टर्न्स बनाएंगे कैसे, वायर से ही। अब जो वायर हम यूज़ करते हैं प्राइमरी कॉइल में, वो वायर थोड़ा मोटा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल। लेकिन इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल का जो थिकनेस होता है या तो वायर का थिकनेस होता है वो ज़्यादा होता है
एज कम्पेयर टू प्राइमरी। अब आते हैं इनके यूजेस पे, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे हमने सर्किट्स में पढ़ा था या हाउस होल्ड सर्किट्स में पढ़ा था, जो ट्रांसमिशन होता है, हमारा जो करंट जनरेट होता है वो 33 किलो वोल्ट का होता है, लेकिन उसे हायर ईएमएफ में बढ़ाया जाता है, बढ़ा के भेजा जाता है ताकि करंट लॉस ना हो। तो इसीलिए जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो वहाँ पे जहाँ पे पावर जनरेट होता है वहाँ पे यूज़ होता है। आपके घर में आप देखे होंगे जो टेलीविजन, जो पुराने टीवी आते थे, जो डिब्बा वाला, इतना मोटा मोटा एलईडी वगैरह नहीं, जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा डिब्बा आता है, उसमें एक पिक्चर ट्यूब होता है। उस पिक्चर ट्यूब को हाई पावर चाहिए चार्ज होने के लिए, लेकिन हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो 220 वोल्ट का होता है, इसलिए वहाँ पे टेलीविजन में भी लगाया जाता है ताकि उसे हायर ईएमएफ मिले और वो जल्दी से चार्ज हो जाए। एक्सरे ट्यूब्स वगैरह, जहाँ पे एक्सरे वगैरह होता है, एक्सरे मशीन्स में भी यूज़ होता है। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो कहाँ पे यूज़ होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे कंप्यूटर में यूज़ होता है, हमारे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन चार्जर्स वगैरह में यूज़ होता है, और सबस्टेशन, मेनली सबस्टेशन। आपके घर के आसपास आप भी देखे होंगे छोटे छोटे सबस्टेशन होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। क्यों? जो वहाँ से बढ़ा के तो वो भेजे, लेकिन हमारे घर तक 33 किलो वोल्ट भी जनरेट हो रहा है और उसको 1000 किलो वोल्ट में चल रहा है, हमारे पास आते आते वो 220 या 200 वोल्ट के होते हैं। तो वो किससे कन्वर्ट होते हैं? बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि सबस्टेशंस में यूज़ होते हैं। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर और यूजेस। होपफुली आपको ये इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा, आपको क्लैरिटी मिला होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। जो नया टॉपिक हम शुरू करेंगे वो होगा कैलोरीमेट्री। तो होपफुली आपको कैलोरीमेट्री अच्छा लगेगा, नेक्स्ट वीडियो से वो देखेंगे, समझेंगे, और उस वीडियो का अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।